साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे। काफ़ी साल पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस को, जैसे जो सेशन म्यूजिशियंस होते हैं, वायलिनिस्ट हो गए, गिटारिस्ट हो गए, इन लोगों को स्टूडियो में बजाने के लिए एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है। चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे जमीन पे दिख गया। तो मैंने देखा करण जौहर वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये गाना आ रहा है, बस एक धड़क। मुझे इस गाने की जर्नी बताइए सर, कब आपसे कहा गया कि इस तरह का गाना लिखना है? कि पहले जो डायरेक्टर होता था वो फिल्म बनाता था, वो मार्केट से पैसा उठा के अपना घर बंगला गिरवी रख के पिक्चर बनाता था। आज के ज़माने में किसी डायरेक्टर को पिक्चर बनानी हो तो स्क्रिप्ट लेके हमेशा पूरी मार्केट में घूमेगा कि कोई फंड कर दे, कोई पैसा दे दे, कोई मेरे साथ कोई जॉइंट वेंचर में आ जाए। तो वो लोग दूसरे थे, ये लोग दूसरे हैं। तो जो आजकल एक ट्रेंड है रील्स का, रील्स पे गाने वायरल हो जाते हैं, अब उससे आपको लगता है गाने को फायदा होता है, म्यूजिक को फायदा होता है, या फिर सिर्फ ठीक है उस टाइम के लिए वायरल हो गए? चांद का गुरूर मिट गया, गुरूर मिट तू मुझे एक भटके हुए काफिले की तरह तेरे चेहरे पे मैं रुक गया। मोहब्बत का मेरी ये पहला सफर है, जमी से फलक चाहिए। सर आजकल गाने तो थोक के भाव पे बनते हैं, लेकिन बड़े कम गाने ऐसे होते हैं जो आप गुनगुनाते हैं या फिर जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में रह जाते हैं। तो एक ऐसा गाना, बड़ी चर्चा पिछले दिनों में रही उस गाने की, और मैंने देखा करण जौहर वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये गाना आ रहा है, बस एक धड़क। ट्रेलर गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड देन आई वॉच द सॉन्ग, और फिर मुझे पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं काफ़ी अक्सर देखता रहता हूँ और मेरा भी मन था कि आपसे कभी मुलाकात हो और इस तरह से होगी। दिल खुश हो गया मेरा। बिल्कुल, मतलब मैंने भी नहीं सोचा था, इट इज़ ए प्योर कोइंसिडेंस कि मैंने गाना भी सुना और गाना मैं गुनगुना भी रहा हूँ, बस एक धड़क चाहिए और आप मेरे सामने हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है कि जो इंसान इंटरव्यू ले रहा है वो खुद गाना गुनगुना रहा है। सो दैट क्लियरली स्टेट्स दैट द सॉन्ग इज़ वर्किंग and the song is being appreciated by everybody, the classes and the masses both. And that was the only objective, to cater to the wider audience, to create a song that becomes the love anthem and it stays with you for the longest possible time. Yes. वो तभी होता है कि जब सुनने वाले उसको गुनगुनाएं और दिमाग में रह जाए। ये पकड़ होनी चाहिए एक गाने में, और ऊपर वाले की कृपा से इस गाने को इतना आशीर्वाद मिला है। एंड थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द धर्मा टीम, especially the music supervisor Azim Dayani, Zubin Nautiyal, Shreya Ghoshal, Javed Mohsin अभी ज्वाइन करने जी वाला है हम बिल्कुल, लोगों हाँ को, ज्वाइन करने वाले हैं वो भी। and the Z Music team. The song has been promoted very well और लोगों के दिलों में उतरा है ये गाना, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी। हालांकि मेरा ये मानना है कि प्रमोशन आप कितना भी कर लीजिए, अगर गाने में एक सोल नहीं है या गाने में कनेक्ट नहीं है तो वो लोगों तक पहुंचता नहीं है। जाहिर है गाना कहीं ना कहीं ये अच्छा है तो ही लोगों के दिल तक पहुंचा है। मुझे इस गाने की जर्नी बताइए सर, कब आपसे कहा गया कि इस तरह का गाना लिखना है, क्या ब्रीफ दिया गया था, कैसे शुरू हुआ और कैसे ये पूरा बना? हाँ, ये सेम क्वेश्चन रखते हैं, ये मोहसिन के साथ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, वो बड़ी खूबसूरती से बताता है वो, ठीक है। सो जस्ट लेट हिम कम ऑन दैट वन। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि पहले जो गाने हुआ करते थे ना, एक आर्काइवल वैल्यू होती थी। आज भी जब अंताक्षरी खेलते हैं ना हम, गाने पुराने ही दिमाग में आते हैं, कोई लेटेस्ट गाना नहीं आता। लेटेस्ट गाने हम सुनते हैं, ट्रेंड करते हैं, वो रील पे लग जाते हैं, 2 दिन हम शायद लूप पे भी सुन लेते हैं, बट तीसरे दिन वो गाने इरिटेट करने लगते हैं, हम दोबारा सुनना ही नहीं चाहते। आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है इसकी? इसको बड़ी गहराई में जाके मेरे भाई इसका अध्ययन करना होगा। मैं आपको कुछ ट्रिवियाज बताता हूँ और आप मुझे बताना कि क्या आपको इन पे
यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काफ़ी साल पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस को, जैसे जो सेशन म्यूजिशियंस होते हैं, वायलिनिस्ट हो गए, गिटारिस्ट हो गए, इन लोगों को स्टूडियो में बजाने के लिए एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है। ये पता है? तो बात यही है कि पहले का जो कलाकार होता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अपने हुनर का माहिर होता था और इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था कि हमें हिट ही कराना है, हमें ये करना है, या हमें इसको इस गाने के साथ हमें कुछ बहुत बड़ा करना है। एवरीबडी वॉज वेरी वेरी कमिटेड टू दी आर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, टेक द राइटर और टेक द म्यूज़िक कंपोजर, सारे मजे हुए होते थे, सारे पढ़े लिखे होते थे, सारे सीखे हुए होते थे, and to top it all, the kind of talent that was getting attracted in the industry. I sometimes feel कि what a beautiful time was it when Lata Mangeshkar, Kishore Kumar, Mukesh, Rafi साहब, इन तरह के सिंगर्स होते थे, and the writers used to be like साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी, इंदिवर साहब। तो इनका जो दायरा था, इनका जो मयार था यार, ये बहुत भारी था। हम लोग अभी उस लेवल पर शायद कोशिश करते हैं लेकिन शायद पहुंच नहीं पाते हैं। इट इज़ जस्ट अ मैटर कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर। और फिर सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से कि म्यूज़िक जो है ग्लोबली भी अगर देखो तो बदलता रहता है। इसमें किसी का कोई एफर्ट नहीं होता है, लेकिन बट ग्लोबल ट्रेंड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जस्ट लाइक फैशन। सो वी ऑल्सो फॉलो दोज ट्रेंड्स। पर अभी क्या हो गया है कि ट्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि वी हैव स्टार्टेड टू एप अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम भूल गए हैं कि हिंदी फिल्म का संगीत कैसा होता है। हिंदी फिल्म का संगीत होता है एक कहानी को आगे बढ़ाने वाला, हीरो हीरोइन, कैरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे लेके जाने वाला। तो उसके ऊपर गाने अभी नहीं बनते। जैसा कि मैंने बहुतायत फिल्मों में देखा है कि गाने सिर्फ प्लेस करे जाते हैं। So that is one of the reasons probably why you have this question in your heart. But whenever you dedicate a song towards the script, towards the screenplay, towards the characters, towards the story of the film, there are a lot of talented people who will commit themselves to write or create that kind of a beautiful song. अभी गाना आता है तो हम कहते हैं कि चल वॉशरूम हो आते हैं, या फिर एक फ़ोन कॉल आया था हम वो कर लेते हैं, जब गाना आएगा तो चले जाएंगे। होता है ऐसा, नहीं होता सर? Unfortunately, I would not like to disagree with what you are saying. ऐसा होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि हम, मतलब मुझे याद नहीं है कि कोई गाना ऐसा हो जिसके देखने के लिए मैं थिएटर में बैठा हूँ, ये गाना आएगा यार तो देखना है। नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन दैट टाइम कि गाना जो था वो पिक्चरों की ओपनिंग लगाता था। लोग जो है जल्दी जल्दी करके जाते थे कि कहीं गाना न छूट जाए, यस, है ना। तो म्यूजिक हैड प्लेड सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अट्रैक्टिंग द ऑडियंसेस इनसाइड द थिएटर्स। बट अभी वैसा नहीं है। तो वही है, वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है, वही बात है। बट स्टिल, हैविंग सेड दैट, there is no dearth of artists who can create that kind of song, who can create that kind of magic. It is just that they need to be trusted more, they need to be given more freedom. And moreover, I would say that today the business has become so strong na, that business has taken over creativity. अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो डायरेक्टर होता था, वो फिल्म बनाता था, वो मार्केट से पैसा उठा के अपना घर बंगला गिरवी रख के पिक्चर बनाता था। तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा दे के पिक्चर बनाता था, ठीक है। अभी आज के ज़माने में किसी डायरेक्टर को पिक्चर बनानी हो तो स्क्रिप्ट लेके हमेशा पूरी मार्केट में घूमेगा कि कोई फंड कर दे, कोई पैसा दे दे, कोई मेरे साथ कोई जॉइंट वेंचर में आ जाए। तो वो लोग दूसरे थे, ये लोग दूसरे हैं। तो जब इंसान सब कुछ अपना दांव पे लगा देता है ना, तो वो अपना 100% देगा, चाहे स्टोरी में हो, चाहे पिक्चर में हो, चाहे स्क्रीन प्ले में हो, चाहे म्यूज़िक में हो, चाहे परफॉर्मेंस में हो। उसको चाहिए कि ये चीज़ चले। वैसा कमिटमेंट अभी थोड़ा सा कम है। वी बिकम मोर ऑफ अ बिजनेस मॉडल। कहते हैं ना, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फिल्में नहीं बनती। नहीं, फिल्में भी बनती हैं आज कम बनती हैं, प्रोजेक्ट ज़्यादा बनते हैं कि यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से इतना, मतलब ये ऑन बोर्ड ज़्यादा बनाया जाता है। मार्केटिंग टीम ज़्यादा डिसाइड करती है कि भाई
ये करेगा, ये करेगा, जो मैंने सुना है। बाकी नहीं आप नहीं, बिल्कुल सुना, बिल्कुल गलत नहीं सुना है, ऐसा ऐसा ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि इस दायरे में होते हुए लोग अच्छा काम कर ले जा रहे हैं। अगर दायरा नहीं होगा तो कितना अच्छा करेंगे। दायरा नहीं होगा तो कितना अच्छा कर सकते हैं। प्लस वी ऑल्सो हैव टू टेक इनटू आवर माइंड्स कि अभी वो टाइम नहीं रहा कि लोग प्लान बनाएंगे कि चलो पूरे परिवार के साथ ये वाली पिक्चर देखने के लिए टिकट कटा के जाते हैं। अभी कंटेंट जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है। यू गॉट एन OTT, you got your little screens in your hands, you got your television, you got a lot of ways in which you consume content. So committing yourself to go to a theater, watch a 2 hour long movie. पहले 3 घंटे की पिक्चर होती थी, 3.5 घंटे की भी होती थी, लेकिन अभी क्या 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा हो गया। सो इंसान को वो टाइम कमिट करना बड़ा मुश्किल हो गया है when the same man is getting used to watch, getting instant gratification in just 30 seconds. तो उसके अंदर उस परिवेश में रह के अच्छा काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। You need a lot of hard work. You need a lot of passion for the art form. The guy who has maximum amount of passion, maximum amount of commitment is going to stand for long. And the Indian audiences are so intelligent that they know which content to accept and which content to reject. एक 30 सेकंड वाली बात आपने कही, तो जो आजकल एक ट्रेंड है रील्स का, हाँ रील्स पे गाने वायरल हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 30 सेकंड 40 सेकंड का उस पर खूब रील्स बनती हैं, फलाना डांस कर रहा है, ढिमका डांस कर रहा है, सब डांस कर रहे हैं। अब उससे आपको लगता है गाने को फ़ायदा होता है, म्यूज़िक को फ़ायदा होता है, या फिर सिर्फ ठीक है उस टाइम के लिए वायरल हो गए, या वायरल होता है तो लोग जाके कुछ लोग यूट्यूब पे वो पूरा गाना भी सुनते हैं? आपका इस पे क्या टेक रहेगा कि फ़ायदे का सौदा है या नुकसान हो? देखो, टुडे द वर्ल्ड इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड दिस प्लेटफॉर्म exists for anybody and everybody. Courtesy this little screen revolution, anybody who's got a telephone, who's got a cell phone in his hands, who's got a screen in his hands, is a judge, is an audience, is a jury, is a critic. So हर प्रकार के कंटेंट के लिए एक ऑडियंस है, और हिंदुस्तान 140-150 करोड़ लोगों का देश है। तो अगर 1-2 करोड़ रुपए को लोगों को कुछ एक तरह की चीज़ समझ में आ रही है, वो भी वायरल हो जा रहा है बैठ के। बट आई थिंक कि एक इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि वी नीड वायरल कंटेंट। देयर इज़ एन एंटायर इंडस्ट्री दैट थ्राइव्स ऑन वायरल कंटेंट। तो हमको ज़रूरत रहती है एक डॉली चाय वाले की, राजू कलाकार, ठीक है, एक राजू कलाकार की, हमको ज़रूरत रहती है, उससे मोमेंटम बना रहता है। बट हैविंग सेड दैट, यू कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम राजू कलाकार। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन, ठीक है ना। उसने एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आया। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू माय डियर, क्रिकेट में एक बॉलर है लसित मलिंगा, यू सीन हिम। सारे लोग सीधी बॉल डालते हैं, ऐसे करके रन लेके आते हैं, लेकिन लसित अपना स्टाइल है, उसका अपना स्टाइल है। इज ही अ बैड बॉलर? इज नॉट अ बैड उसको बॉलर। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई, कंप्लेंट तक हो गई कि भाई इसको बैन किया जाए। ठीक है, तो कुछ आ जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में लसित मलिंगा ऐसे करके मारने वाले। बट हैविंग सेड दैट, टिकता वही है जिसके अंदर असली हुनर रहता है, असली कला रहती है, जो पढ़ा लिखा वेरी वेल एजुकेटेड होता है। सर, ये जो वायरल कलाकार होते हैं, राजू कलाकार हो गया, रानू मंडल हो गई, कच्चा बादाम वाले, इनसे उस टाइम पे जो कंपनीज काम करती हैं इनके साथ, उन्हें तो फ़ायदा हो जाता है। क्या इन कलाकारों को कोई भला हो पाता? नहीं, 100% होता है, क्यों नहीं होता यार। और हमने देखा कुछ टाइम बाद वहीं पहुंच जाते हैं जहां थे, या उससे भी ख़राब हालत में पहुंच जाते हैं। यार अभी मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक बार एक आदमी ने 5 करोड़ जीते थे, ठीक है ना। ही गॉड गेव हिम दी अपॉर्चुनिटी, राइट। 5 करोड़ उसने दिए, बट उसने उसका क्या किया ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो, इसमें तो मैं इंडस्ट्री की तारीफ़ करूँगा, ठीक है, लेबल्स की और मीडिया हाउसेस की तारीफ़ करूँगा। दे फाउंड अ टैलेंट, दे गेव दी अपॉर्चुनिटी। मोस्ट सर्टनली पैसा भी ऑब्वियसली कमाया ही होगा बैठ के। बट देन अगेन, how can you sustain? The only problem with viral content is it stays only for a specific period of time, whereas talent plays a longer inning, which is why you say कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा important format क्या होता है? टेस्ट मैच होता है, क्योंकि वो 5 दिन का गेम होता है। 2020 is not that important,
it is an entertaining format. But the genuine test of a cricketer, of a player, is if he can withstand a test match. अब टेस्ट मैच तुम कैसे जीत सकते हो? तुम्हारे पास टेस्ट प्लेयर कैसे अच्छे बन सकते हो? तुम्हारे पास ए स्टेमिना होना चाहिए, बी टेक्निक होनी चाहिए, सी पेशेंस होना चाहिए, डी नॉलेज होना चाहिए. ये सारी चीज़ें वायरल कंटेंट में नहीं होती. लाइक आई गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. देयर वाज अ सॉन्ग कॉल्ड अल्लाह के बंदे, जिसमें एकदम नई आवाज़ आई थी, कैलाश खेर की आई थी. वो रातों रात कैलाश वायरल हुआ था, लेकिन बट ही वॉज नॉट अ वन ऑफ टैलेंट. ठीक है, उसके पास पेशेंस था, टैलेंट था, यूनिक ऑफरिंग थी, क्रिएटिविटी थी. सी कैलाश खेर इज स्टिल रेलिवेंट. सो द इशू विद कच्चा बादाम इज कि इफ ही कैन कम अप विद अ कच्चा बादाम, if he can come up with a something else which is as viral as that, then it makes a lot of sense. So one cannot put the blame on the industry कि वो kacha badam went back to where he was. Maybe in his destiny it was till that only. People made videos with him, people showered all possible love on that gentleman. अपनी अपनी destiny होती है. Sometimes an artist is discovered, he plays a longer innings. Sometimes an artist is discovered, उसकी इनिंग थोड़ी सी छोटी रहती है. But I think blessings of the divine should be on everybody. Nothing against viral content. People need entertainment. People will latch on to any opportunity where something different comes. अच्छा, आपके ऑल टाइम फेवरेट राइटर्स कौन से हैं, जो आपको लगता है कि यार ये जब लिखते हैं तो मतलब एकदम सीधे दिल पे लगती है? आज के इस दौर की बात करें, दोनों. देखो, ऑल टाइम फेवरेट तो बख्शी साहब ही है. ठीक है, मैं बख्शी साहब को एक इंस्टीट्यूट मानता हूँ, एक स्कूल मानता हूँ. अगर किसी को हिंदी फिल्मों में पर से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडी म्यूज़िक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, अगर किसी को हिंदी फिल्मों में प्लेबैक राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग या गाने जो कि फिल्म की स्क्रिप्ट को आगे लेके बढ़ते हैं सीखनी है, सिंप्लिसिटी येट डेप्थ, आनंद बख्शी इज वो यूनिवर्सिटी है यार सॉन्ग राइटिंग की. दूसरे मेरे फेवरेट है इंदिवर साहब. वो एक डिफरेंट किस्म के राइटर थे. वो प्रमुखतः हिंदी में गीत लिखते थे और काफ़ी सारे शुद्ध हिंदी के शब्दों का वो चयन करते थे. तो बख्शी साहब एंड Indivar Saab have been two greats who've inspired me. Javed Akhtar Saab has inspired me because of his body of work. Look at a career that spans with सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, तू दिल में मेरे है दर्द डिस्को. That inspires me. Any writer who has simplicity and depth really fascinates me a lot. So Bakshi Saab, Indivar Saab, Anand Bakshi, and Raja Mehndi Ali Khan Saab. Biggest it can get is Lag Ja Gale कि फिर ये हंसी रात हो ना हो. So that's it. There's one more writer, Nitin Raikar. I really liked him because he gave the country his first reverse sweep song. ठीक है ना, आती क्या खंडाला, he had written that song. वो भी एक स्पेस है, वो भी एक जॉनर है. और यंग में मेरे को राजशेखर, तनु वेड्स मनु, हाँ तनु वेड्स मनु एंड एनिमल. राजशेखर मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. मनोज मुंतशिर कुछ गाने ऐसे लिख गया है जो अमिट और अमर गाने हैं. तेरी मिट्टी जो उसने लिखा है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा जो उसने लिखा है, तेरी गलियाँ जो उसने लिखा है, वो मुझे राइटर बहुत अच्छा लगता है. कुणाल वर्मा ने झंडे गाड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से. इन सब राइटर्स की स्टोरी भी बड़ी अच्छी रही है. बहुत एकदम बाउंड्री के पार से इन लोगों ने एंट्री करी है. इन लोगों ने अपनी जगह खुद मेहनत करके बनाई है. आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट. आई लाइक देयर वर्क ऑल्सो. कुणाल हैज रिटन तुम ही आना, तुम आओगे खबर ये भी तुम अपने साथ ही लाना. थोड़ा लैटरल थिंकर है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आई कैंट पिक एंड चूज द बेस्ट, बट
I like sitting in the company of these writers. I like talking to these writers. I like discussing things with these stalwarts. They are good. They are really good in their craft. And be very sure that the future is secure. कोई ऐसा गाना या कोई ऐसी फिल्म जिसकी एल्बम रीसेंट, मतलब पिछले अगर 2-3 साल में पूछूं, आपके दिल को छू गई हो कि आपको एज अ राइटर, क्योंकि एज अ राइटर आप चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, एज ऑडियंस शायद हम अलग नज़रिए से देखते हैं, एज जर्नलिस्ट अलग नज़रिए से देखते हैं, एज राइटर आपको किस में डेप्थ लगी होगी यार इस फिल्म के गाने, या फलाना गाना जो था ना, क्या लिखा था यार? एक फिल्म आई थी, देखो आई एम अ बिग फैन ऑफ स्क्रीन राइटिंग. गाना जब स्टोरी के साथ चिपक के आता है और इमोशंस को आगे लेके जाता है. एक फिल्म आई थी कपूर एंड सन्स. इट हैड अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बट उसमें एक गाना था जो मेरे जहन में उतर गया और जिसने मेरी हस्ती को हिला के रख दिया. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि उसमें रजत कपूर का कार एक्सीडेंट होता है एंड ही डाइज. कट बैक टू उसकी वाइफ जो है पिलो पे लेटी हुई है और उसकी प्रेस करी हुई शर्ट जो है वहाँ पे रख के उसमें स्मेल लेने की कोशिश कर रही है उसकी, एंड ही इज़ नो मोर, एंड देयर लाइफ एंड देयर रिलेशनशिप हैड कम टू एन एब्रप्ट एंड, एंड द सॉन्ग स्टार्ट्स, साथी रे थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते कुछ बदल से जाएंगे. That moment, goosebumps, tears started to roll from my eyes. What a fantastic song. Arko and Manoj Muntashir's song, again under the supervision of Azim Dayani. That song was unbeatable. वो गाना मेरे जहन में बड़ा कमाल का उतरा. And तेरी मिट्टी जो गाना था उसमें मनोज का, वो तो खैर कमाल गाना, उसमें एक लाइन थी कि तू कहती है तेरा चांद हूँ मैं. चांद हमेशा रहता है. देखो, एक लाइन मैंने बोली, दूसरी लाइन आपने बोली. मैंने बहुत, मतलब इस गाने को हाँ. कितनी बार सुना होगा ना, हाँ. आई डोंट हैव नंबर. और इसका फीमेल वर्जन भी कमाल का, हाँ, परिणीति ने गाया था. आई रिमेम्बर, यस, दैट शॉट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. और एक मेलोडी, यार बहुत खूबसूरत खूबसूरत मेलोडी निकली है पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में, पिछले 10 सालों में. यू नो दिस सॉन्ग, ये जावेद मोहसिन का गाना था, पल एक पल में ही थम सा गया, जाऊँ मैं जहाँ जाए तू. What a beautiful song that was. And Tanishq had done that song ना, राता लंबिया लंबिया रे चलू तेरे संगया संगया रे या तो बर्बाद. तो कई गाने हैं. आई एम एविड कंज्यूमर ऑफ सॉन्ग्स. कई सारे गाने हैं, किसी एक पे नहीं करी जा सकती, लेकिन वो साथी रे थोड़ा ठहर जा, वो मेरा करंट टाइम का मतलब फेवरेट गाना है यार. वो जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है कि काश मुझे मिला होता है गाना इसी सेम सिचुएशन पे लिखने के लिए. अपना कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको लिख के, जिसको सुन के आपको लगा हो कि यार मतलब क्या ही कर दिया मैंने? होता है ना, कई बार हम अच्छा काम करके खुद की पीठ भी थपथपाते हैं, वो भी ज़रूरी है. कई बार मैं इंटरव्यू करता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार आज जो है, मैंने जावेद साहब का इंटरव्यू किया, मैं उन्हें पार्किंग में छोड़ने गया तो उन्होंने कहा अच्छा इंटरव्यू किया आपने, मतलब मेरे लिए वो ऑस्कर था. क्योंकि जावेद साहब से मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता कि सर आपको कैसा लगा, तो खुद से बोला, मतलब मुझे लगा अरे वाह यार आज जो है कुछ जीवन में किया है. आपके साथ कब हुआ कि गाना लिखा हो, सुनाओ आपने, यार? विदाउट एनी डाउट, एंड प्लीज डोंट थिंक आई एम ट्राइंग टू प्रमोट माई फिल्म और समथिंग. ये जो धड़क 2 का गाना है जो नया आया है ना, बस एक धड़क चाहिए, आई थिंक दैट इज़ माई बेस्ट वर्क सो फार. वाई? बिकॉज ओपनिंग की 2 लाइन में ही गाना पकड़ लेता है. एंड आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ राइटर जो शायरी करेगा या यू नो थोड़े से अनकन्वेंशनल वर्ड्स यूज़ करेगा. थ्रू आउट आई हैव रिटन वेरी सिंपल सॉन्ग्स. लेकिन इन दिस वन माई म्यूजिक डायरेक्टर्स जावेद मोहसिन, दे रियली पुश्ड मी कि नहीं सर, हम इसको और आगे लेके जा सकते हैं. सिंप्लिसिटी इज़ फाइन सर, लेकिन इसको और खूबसूरत बना सकते हैं. सो द सॉन्ग स्टार्ट्स विद द लाइन, चांद का गुरूर मिट गया, तू मुझे ज़मीं पे दिख गया,
शायरों ने हार मान ली, तुझ पे मैं वो नज्म लिख गया। एंड द मेलोडी स्वेल्स, एक भटके हुए काफिए की तरह, तेरे चेहरे पे मैं रुक गया। I think this is by now our most well written